नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कर्नाटक से जुड़ी अहम खबर के साथ। कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है और आज फिर पीएम मोदी और अमित शाह प्रचार करेंगे। बता दें आपको कि चित्रदुर्ग, विजयनगर और सिंगरौर में पीएम की चुनावी रैली है। कलबुर्गी में शाम 6 बजे पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। मैसूर और चामराजनगर में अमित शाह की रैली होगी और बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। तो कर्नाटक चुनाव पर सबकी नजर। 10 मई को वहां पर वोट डाले जाएंगे, 13 मई को नतीजे आएंगे। लिहाजा तमाम पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कड़ी में आज फिर पीएम मोदी और अमित शाह जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो चित्रदुर्ग, विजयनगर और सिंधुनूर में चुनावी रैली है और कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। शाम को पीएम मोदी का रोड शो है और भव्य रोड शो है पीएम मोदी का, और इसके अलावा अमित शाह के भी आज कई कार्यक्रम हैं। और वहीं कर्नाटक चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। हर पंचायत में समरसता समिति गठित होगी। 1 साल में बीजेपी के बनाए अन्यायपूर्ण कानून जो है वो रद्द होंगे और 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, रात्रि ड्यूटी पर पुलिस वालों को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा, विशेष भत्ता, और साथ साथ बजरंग दल और पीएफआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। तो ये अहम खबर, बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दरअसल इस घोषणा पत्र में खास बात यह है कि वो पीएफआई जिसका जिक्र अमित शाह ने करके कांग्रेस पर निशाना साधा था और आज उसी पीएफआई के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि सख्त एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो के दौरान कौन से वो बड़े वादे किए, चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाते हैं कि कांग्रेस के आखिर बड़े वादे जो हैं वो क्या है। तो कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हो चुका है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना कांग्रेस ने अपने बड़े वादे में रखी है। साथ ही साथ गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली की भी बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। अन्न भाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है अपने इस घोषणा पत्र में। साथ ही साथ अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए जो है वो रखे गए हैं। फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने बताई है। तो कांग्रेस के तमाम बड़े वादे हैं। और दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए किया जाएगा, ये बात कही गई। नारियल किसानों को और अन्य के लिए एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी, ये भी भरोसा कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। इसके अलावा हर पंचायत में समरसता समिति जो है वो गठित की जाएगी, ये अहम बात कही गई। और इसके अलावा 1 साल में बीजेपी के बनाए गए अन्यायपूर्ण कानून जो है उन्हें कांग्रेस पार्टी रद्द करेगी। 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जो है उसको लागू किया जाएगा, ये भी अहम वादा। साथ ही साथ रात्रि ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी रहते हैं उनको 5,000 महीना विशेष भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। और बजरंग दल और पीएफआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा भी कांग्रेस पार्टी आज अपने इस घोषणा पत्र में करती हुई नजर आई। वहीं अगर ये तो आपने कांग्रेस का देखा, लेकिन अगर बीजेपी की हम बात कर लें तो बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में और अपनी प्रजा ध्वनि में। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें आगे, अगला वादा क्या था तो वो ये कि बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान बीजेपी ने अपने प्रजा ध्वनि के माध्यम से किया है। इसके अलावा अहम वादा एक और ये कि 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज का वादा बीजेपी ने किया है कर्नाटक की जनता से कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, अनाज का वादा किया गया है। इसके अलावा हर वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का वादा भी बीजेपी के प्रजा ध्वनि में शामिल है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो हर वार्ड में खोला जाएगा इसे। इसके अलावा बीपीएल परिवारों का जिक्र किया बीजेपी ने और बीपीएल परिवारों को आधा लीटर दूध जो है वो मुफ्त मिलेगा। तो देखिए, मुफ्त की राजनीति, मुफ्त की सियासत जो दिल्ली में भारी पड़ रही है वो अब हर राज्य में लागू हो रही है। और साथ ही साथ बीजेपी ने कहा कि किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए जो है वो मिलेंगे। किसानों का भी ख्याल बीजेपी ने अपने इस प्रजा ध्वनि में रखा है। इसके अलावा जिनका जो लोग अपने घरों से बेघर हैं, बेघरों के लिए 10 लाख मकान तैयार किए जाएंगे,
ये बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा एससी एसटी महिलाओं को 5 साल तक 10,000 की एफडी का प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो एक तरफ कांग्रेस के बड़े वादे, दूसरी तरफ बीजेपी का ये प्रजाध्वनि, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में, अपने प्रजाध्वनि में, अपने बड़े बड़े वादों में, अपने घोषणा पत्र में इन तमाम बातों का जिक्र दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तो कांग्रेस अलग वादे करती नजर आ रही है, बीजेपी अलग वादे करती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर किसके वादे पर कर्नाटक की जनता को भरोसा होता है, किसके वादे पर कर्नाटक की जनता 10 मई को अपने मत का इस्तेमाल करेगी और किसकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड जो है वो पड़ी है। 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकवादी गतिविधियों को पता लगाने के लिए छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने पिछले साल दर्ज एक मामले में अपनी जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में 12 स्थानों पर छापेमारी की है, ताकि आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश का पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि कई संगठनों और उनके सहयोगियों के कैडरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा रची गई थी और उसी को लेकर के अब ये तमाम उन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, उन गतिविधियों का पता लगाने के लिए 12 जगह ऐसी हैं जिनको चिन्हित करके एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, ताबड़तोड़ छापेमारी का एक्शन जो है वो एनआईए की तरफ से लिया जा रहा है। 12 जगह फिलहाल ऐसी हैं जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। इसके पीछे मकसद ये कि आतंकवादी गतिविधियां कहां हो रही हैं, उनका पता लगाने के चलते 12 जगह ऐसी हैं जिनको पहले चिन्हित किया गया और फिर उसके बाद अब इन जगह पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। उधर प्रयागराज में बागियों पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए 26 सदस्य पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह एक्शन लिया गया है। तो जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे लोगों पर खासतौर पर तमाम पार्टियां नजर रखती हैं। तो प्रयागराज में बागियों पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो इन लोगों ने बगावत की, उन बागियों को 6 साल के लिए 26 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप इन 26 लोगों पर रखा था और उसी आरोप के तहत इनको निष्कासित किया गया है। तो प्रयागराज में बागियों पर बीजेपी की ये बड़ी कार्रवाई, जो लोग बागी हो गए थे उन्हें 6 साल के लिए, टोटल ये संख्या 26 सदस्यों की है जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आरोप ये कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे और उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने पर इनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया गया है। बाकायदा बीजेपी ने देखिए किस तरीके से सूचना जो है वो भी साझा कर दी है नामों की लिस्ट के साथ, कौन कहां से था, उन तमाम लोगों का ब्यौरा इस लिस्ट में दिया गया है। तो 26 लोग ऐसे हैं जिन पर पार्टी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लग रहा था और उसी के तहत फिलहाल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर बरेली से। बरेली में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अलायंस ग्रुप की 90 करोड़ की संपत्ति जब्त और एसएसपी के निर्देश पर डीएम शिवाकांत ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। भूमाफिया गैंग के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी भूमाफिया जो है वो जमानत पर है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अलायंस ग्रुप की 90 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। एसएसपी के निर्देश पर डीएम शिवाकांत ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो भूमाफिया गैंग के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि जमानत पर सभी आरोपी भूमाफिया हैं जिनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बरेली में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन फिलहाल सख्त मोड में नजर आ रहा है और सख्ती बरतते हुए अलायंस ग्रुप की 90 करोड़ की संपत्ति ऐसी है जिसको जब्त किया जा चुका है। तो एसएसपी ने निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश पर डीएम ने तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो भूमाफिया गैंग के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। चलिए अब बात कोरोना संक्रमण की। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,325 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 6,379 लोग जो है वो ठीक हुए हैं और देश में कोरोना के
44,175 सक्रिय मामले फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,325 नए मामले दर्ज किए गए हैं और बता दें कि देश में कोरोना के 44,175 सक्रिय मामले जो है वो अभी तक नजर आ रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जो है वो जारी है। 24 घंटों में कोरोना के 3,325 नए मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा, जिसमें कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर सिक्किम से। सिक्किम के नाथुला में भारी बारिश के कारण 40 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। मौके पर पहुंचे बीआरओ कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए 40 पर्यटकों को निकाला। रेस्क्यू टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। सिक्किम पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने सर्च ऑपरेशन में मदद की। बता दें कि नाथुला दर्रा चीन से लगी सीमा पर स्थित है और ये अपनी मनोरम सुंदरता के कारण पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और उधर बिहार के बेगूसराय में आरजेडी नेता की हत्या कर दी गई। आरजेडी नेता सुखराम की गोली मारकर हत्या की गई। भीड़ ने एक आरोपी को पीट कर मार डाला। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं और वो जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं को सुनते हुए उनका समाधान करने में लगे हुए हैं। बता दें कि सीएम मनोहर लाल महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां सीएम ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत की। थानेसर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में कार्यक्रमों में भी सीएम शामिल होंगे। तो सीएम मनोहर लाल 3 दिन के कार्यक्रम पर हैं और यहाँ पर जब वो पहुंचे हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यहाँ पर जाकर मंदिर में सबसे पहले वो गए, पूजा अर्चना की। जनसंवाद कार्यक्रम जो है रखा गया है और उस जनसंवाद कार्यक्रम में जो भी कुरुक्षेत्र की जनता आएगी, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो न सिर्फ सुनी जाएंगी बल्कि उन समस्याओं का समय पर निवारण भी किया जाएगा। और इसी दिशा में कदम उठाते हुए जनसंवाद कार्यक्रम जो है रखा जा रहा है। आज इस जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन है। कुरुक्षेत्र में है सीएम मनोहर लाल। इस दौरान वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।